Hello everyone, how are you all? So today I will discuss about the chapter number 3 and I have completed the 2 classes in last. तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन. एंड लास्ट की क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन. तो आज अपन डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन. तो फर्स्ट अपन समझते हैं इन्वेस्टमेंट होता क्या है. तो आपने भी सुना होगा कि किसी ने कोई बिजनेस किया है तो उसने इन्वेस्टमेंट किया उस पर. तो वो किस पे इन्वेस्टमेंट करेगा, बिजनेस करेगा या तो वो लैंड लेगा और उसमें क्या करेगा, वो नई प्लांट एंड मशीनरी लेगा, फर्नीचर लेगा, या फिर वो बिल्डिंग बना रहा है. तो ये सब क्या हो गए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. वो किस इन सब पे क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है. तो ये सब क्या होगी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. या फिर वो किसी शेयर मार्केट में करता है या शेयर्स ले रहा है, बॉन्ड्स ले रहा है. तो ये सब भी क्या है, इन द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट. तो ये सब क्या होगी, फिर अगर अपन इन सब पे इन्वेस्ट करते हैं तो ये सब क्या होगी, हमारी एसेट्स. इन पे पूरे रूप से हमारा राइट है. तो ये क्या हो गई, एसेट्स हो गई. और अपन इन एसेट्स को क्या बोलते हैं, कैपिटल एसेट्स. ये किस टाइप की एसेट्स है, कैपिटल. मतलब कि अपन अपनी कैपिटल लगा के इन एसेट्स को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं. तो ये क्या हो गई, क्रिएट कर रहे हैं. तो ये क्या हो गई, कैपिटल एसेट्स. तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन. इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट्स कैपिटल एसेट्स. तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या करता है, वो क्रिएट्स करता है, क्या करता है, कैपिटल एसेट. तो ये क्या हो गई, एक तरह से इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन. तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट 2 टाइप के होते हैं. अपन यहाँ पे लिखते हैं. There are the 2 types of investment. One is the induced investment and second one is the autonomous investment. तो यहाँ पे अपन ने प्रीवियस क्लास में भी देखा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो कि हमारी फिक्स रहती है. इट्स नॉट डिपेंड ऑन द इनकम, कि हमारी इनकम के चेंज होने से हमारी जो क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो और जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है वो क्या होती है, वो हमारी इनकम पे डिपेंड होती है. तो इट्स डिपेंड ऑन ये क्या होती है, पूरे तरह से इनकम पे डिपेंड होती है. अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमारी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रही है. और अगर हमारी इनकम डिक्रीज हो रही है तो हमारी इंड्यूस इनकम भी क्या डिक्रीज हो रही है. और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एक फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है. तो इट्स नॉट डिपेंड ऑन इनकम. तो क्या ये इनकम पे डिपेंड ही नहीं होती है और ये क्या इनकम पे डिपेंड होती है. तो इसका ग्राफ कैसा होता है, आई रब दिस अपवर्ड स्लोपिंग. मतलब ये क्या बता रहा है, पॉजिटिव बता रहा है एंड द अपवर्ड स्लोपिंग. मतलब क्या होता है कि हमारी इनकम क्या धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ साथ हमारी इन्वेस्टमेंट भी क्या इंक्रीज हो रही है. और यहाँ पे क्या हो रहा है, बस एकदम ये सीधी लाइन है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है. अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा.
ये क्या है, हमारी कांस्टेंट है। तो ये क्या हो गई, इसका मतलब कि जो स्लोप है, कर्व कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या एक्स एक्स पे, एक्स एक्स के क्या पैरेलल है। और ये क्या है, ये क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग, मतलब कि ये एकदम, मतलब कि हमारी क्या है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। और ये किसके द्वारा की जाती है, डन बाई प्राइवेट सेक्टर। जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा की जाती है। इनका मोटिव होता है कि अगर इसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट करना। ये भी लिख ही लेते हैं अपन, इनका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। और जो दूसरी है हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, वो किसके द्वारा की जाती है, डन बाय गवर्नमेंट। इसका मोटिव, इसका जो मोटिव होता है हमारा, वो क्या होता है, इसका मोटिव है इनका सोशल वेलफेयर। अपन इनकी इलास्टिक, इनके जैसे अपन ने इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस किया था माइक्रो क्लास में, तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी इलास्टिसिटी कैसी है। तो ये क्या है, इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, चेंज होना। अगर हमारी इनकम चेंज हो रही है तो हमारी ये इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या चेंज हो रही है। तो दिस इज द इलास्टिक। अपन इसको बोल सकते हैं कि हमारी इनकम के साथ साथ ये भी चेंज हो रही है, और ये क्या है, इन इलास्टिक। इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा हमारी इनकम चेंज हो रही है नहीं हो रही, इट्स कांस्टेंट। तो ये क्या हो गई इस तरह से इनलास्टिक, मतलब कि ये हमारी इनकम के चेंज होने से चेंज नहीं हो रही है। तो हमने डिस्कस किया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्रिएट्स कैपिटल एसेट्स। और जो हमारे इन्वेस्टमेंट है वो टू टाइप्स के होते हैं, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, जो डिपेंड होते हैं इनकम पे, है मतलब कि हमारी इनकम चेंज हो रही है तो ये भी चेंज हो रहे हैं। और ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, इट्स नॉट डिपेंड ऑन द इनकम। और इसका जो कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। और ये क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक इसके द्वारा किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है। इनका मोटिव होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। और इसका मोटिव क्या होता है, ये गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा किया जाता है। और इनका मोटिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर करना। और ये इलास्टिक होता है, क्योंकि अगर हमारी इनकम चेंज हो रही है तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी क्या चेंज हो रही है। अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी क्या इंक्रीज हो रही है। और ये इनलास्टिक है, मतलब कि इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, हमारी इनकम कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, तो इट्स नॉट डिपेंड ऑन द इनकम। अपन यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स एग्जाम्पल, जैसे राम है कोई अपना, ये क्या करना चाह रहा है, ये स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहा है। ये किसी चीज़ का स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है। जैसे अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है, तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग में इससे किस चीज़ की नीड होगी, मतलब कि इसको पैसे की नीड होगी। तो ये क्या करेगा, बैंक से, ये बैंक है, इससे बोरो कर रहा है। इसने 1 लाख रुपए बैंक से बोरो किए, बैंक से उधार लिए। तो बैंक क्या करेगा, बैंक ऐसे फ्री में तो पैसे देगा नहीं राम को। ये क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, इस पर कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट लेगा। तो अपन एग्जांपल ले लेते हैं, बैंक इस पे इंटरेस्ट ले रहा है 15%। तो कितना हो गया, 1 लाख का 15%, 15,000। तो ये क्या हो गई अमाउंट, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अगर बोरोइंग कर रहे हैं, बोरो ले रहे हैं, तो उस पर हमारी ये क्या है, कॉस्ट लागत आ गई। और जो ये 15% है, ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। राम क्या खाने पीने की चीज़ें बेच रहा है, राम ने क्या रेस्टोरेंट खोला है जिसमें समोसे बना रहा है, अपन ने एग्जाम्पल लिया है। तो फिर क्या करेगा वो, फिर एक एग्जाम्पल मान लेते हैं अपन कि राम ने 1 लाख रुपए उस बिजनेस में लगाए हैं, और राम ने कितने में सेल्स किया है, उसको सेल्स कितने में किया है, मतलब कि उसको बेचने पर राम को कितने पैसे मिले। अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं 120, 1,20,000। तो उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या हो गया यहाँ पे 20%। मतलब मान लेते हैं कि उसको 20% क्या मिल रहा है, रेट ऑफ द रिटर्न। मतलब यहाँ पे
जो 1 लाख पे उसको 20% रेट ऑफ द रिटर्न मिल रहा है, तो 1 लाख का 20,000 कितना हो गया 120, 1,20,000 रुपये उसको मिल रहे हैं। तो ये जो 1 लाख है, जो 20% है वो क्या होंगे उसके रेट ऑफ रिटर्न, इसको अपन बोलेंगे रेट ऑफ रिटर्न। कि अगर उसने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो उसको उस पर 20% ज़्यादा एक्स्ट्रा फायदा मिल रहा है, उसको बेनिफिट हो रहा है 20% का, तो ये क्या हो गया 120, 1,20,000 रुपये। लेकिन ये उसका प्रॉफिट नहीं है, एक्चुअल प्रॉफिट तो उसका प्रॉफिट कितना है अपन उसमें से माइनस करेंगे, उसने कितने यहाँ पे कितने मतलब कि कितने सेल के 1 लाख में से वो कितना 1 लाख उसने क्या किया इन्वेस्टमेंट किए और उसमें से वो उसने अर्न कितने किए 120, तो उसका जो रेट ऑफ रिटर्न हो गया वो कितना हो गया 20,000। तो ये क्या हो गया यहाँ पे 20,000 माइनस इसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है 15,000, तो उसका प्रॉफिट तो यहाँ पे कितना हुआ है 5,000। तो अपन इसको बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको अपन बोलेंगे रेट ऑफ रिटर्न। तो अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं एक बार। अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न अगर ग्रेटर देन होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा। और जब हमारा रेट ऑफ रिटर्न अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, ये 20% है और ये कितना है अपना 15%, तो यहाँ पे 5,000 तो हमें क्या प्रॉफिट हुआ है। सेकेंड कंडीशन अपन मान लेते हैं कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न तो है 10% और जो हमारे रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो कितना है अपन मान लेते हैं 15%, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा इसको 5% का लॉस हो गया। तो ऐसी कंडीशन में कभी भी कोई बिजनेस नहीं करना चाहेगा। यहाँ पे क्या है रेट ऑफ रिटर्न लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमारे सामने एक तीसरी और कंडीशन आती है जहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न एंड यहाँ पे एक बार इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, जहाँ पे रेट ऑफ, ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी, ये सेकंड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है कि रेट ऑफ रिटर्न और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों इक्वल होते हैं। तो क्या ऐसी कंडीशन में कोई बिजनेस करना चाहेगा? तो यस, इसका आंसर होगा यस, क्योंकि ऐसी कंडीशन में भी कोई मतलब कि उसके एक बार मतलब कि वो कोई ब्रांड लॉन्च कर रहा है, उसने नया नया बिजनेस कर रहा है, उसी कंडीशन में अगर उसे लॉस भी नहीं हो रहा है, अगर दोनों उसकी इक्वल है तो भी वो क्या कर रहा है बिजनेस अपना स्टार्ट रखेगा। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है। तो अपन देखते हैं जो हमारा इन्वेस्टमेंट हो किस पे डिपेंड होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेकेंड वन इज द रेट ऑफ द रिटर्न। तो अपन अपन यहाँ पे देखा कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वन इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर वन इज द रेट ऑफ द रिटर्न। और अपन रेट ऑफ रिटर्न है इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, MEI इन्वेस्टमेंट। मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि इन्वेस्टमेंट 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये दिया है कीन्स ने। कीन्स कौन है आपको अभी इतना ही समझना है कि कीन्स एक इकोनॉमिस्ट है। इसकी बहुत सारी थ्योरीज आप हायर एजुकेशन में पढ़ोगे, लेकिन अभी आपको इतना ही समझना है कीन्स क्या है, एक इकोनॉमिक्स है जिसने कॉन्सेप्ट दिया है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू कीन्स इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। तो कीन्स के अकॉर्डिंग हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, या फिर अपन इनको बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमारे ये 2 फैक्टर कौन कौन से हैं?
फर्स्ट वन इज द मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट. MEI. और अपन इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न, ROR. और दूसरा फैक्टर हमारा क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट. ROI. और अपन इसको क्या और क्या बोलते हैं? जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या होती है? हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. तो ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है इन्वेस्टमेंट. वन इज द रेट ऑफ रिटर्न, जिसको अपन क्या बोलेंगे? मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट. एंड सेकेंड वन इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. अपन कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इससे रिलेटेड. एक कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं इससे रिलेटेड. अगर हमारा हाई ROI इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर है स्पेंडिंग, तो ये कौन सी कंडीशन? अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो अपन क्या करेंगे? हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो अपन क्या करेंगे? कम करेंगे. तो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कब, जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25% और हमें उस पर रिटर्न ही कितना मिल रहा है? 20%. तो अपन क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? अपन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. और जब हमारा रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से, या अपन इसको क्या लिख सकते हैं? MEI, ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा. तो दिस इज द कंडीशन ऑफ प्रॉफिट. और हमारी एक और और हमारी एक और कंडीशन थी कि अपन ऐसी कंडीशन में भी बिजनेस को स्टार्ट रखेंगे जब तक हमारा क्या होगा? MEI और ROI दोनों इक्वल होंगे. तो ऐसी कंडीशन में भी अपन क्या करेंगे? बिजनेस को स्टार्ट रखेंगे. तो क्या करेंगे? अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, ही विल श्योरली गो फॉर इन्वेस्टेड. तो अपन ऐसी कंडीशन में भी क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे, जहाँ पे क्या होगा? अपन ऐसी कंडीशन में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे. वी विल कंटिन्यू जहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है? MEI इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट. जहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो अपन ऐसी कंडीशन में इन्वेस्टमेंट करेंगे. अपन गो फॉर होता है अपन वी विल कंटिन्यू टू इन्वेस्टमेंट. तो अपन ऐसी कंडीशन में इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे जहाँ पे क्या होगा? MEI और जो ROI है दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे. और एक कंडीशन अपन ने यहाँ पे क्या लिखी थी? MEI ग्रेटर देन ROI. तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या होगा? प्रॉफिट. तो प्रॉफिटेबली कंडीशन कहाँ पे होगी? जहाँ पे हमें रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से. तो ये 3 कंडीशन है बेसिकली. अपन ऐसी कंडीशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जहाँ पे हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ग्रेटर देन MEI. तो ऐसी कंडीशन में अपन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. सेकेंड कंडीशन है हमारी ये दोनों इक्वल होंगे. तो ऐसी कंडीशन में अपन डेफिनेटली बिजनेस को जो हमारे इन्वेस्टमेंट, तो ऐसी कंडीशन में अपन इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे. वी विल कंटिन्यू फॉर इन्वेस्टेड, जहाँ पे दोनों इक्वल होते हैं. थर्ड कंडीशन है कि MEI ग्रेटर देन ORI. तो ऐसी कंडीशन में हमें प्रॉफिट होगा. तो ऐसी कंडीशन में तो अपन एब्सोल्युटली बिजनेस को जो हमारे इन्वेस्टमेंट के जो भी क्राइटेरिया अपन उसको डेफिनेटली ज़्यादा करेंगे. इज द मोर इस कंडीशन में. तो हमारे यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट है एक्स एंटे सेविंग और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट. अपन दोनों समझते हैं क्या क्या होते हैं. दिस साइड इज द एक्स एंटे सेविंग
एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। तो जो एक्स एंटे सेविंग होती है और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटे का मतलब क्या होता है अपन यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे अपन इसको हिंदी में बोलते हैं पहले ही प्लानिंग करना, मतलब दिस इज द प्लान्ड सेविंग। और ये क्या हो गई, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। अपन यहाँ पे एक्चुअल में कर नहीं रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। एक्स एंटे मतलब कि अपन क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो दिस इज द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। अपन सोच रहे हैं कि अपन फ्यूचर में इतनी सेविंग करेंगे, दिस इज द बेस्ड अपॉन द फ्यूचर। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अपन बस सोच रहे हैं कि फ्यूचर में अपन इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपन प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे अपन एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे हैं, अपन जस्ट प्लान कर रहे हैं। तो दिस इज द एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट सेविंग और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लान कर रहे हैं, अपन यहाँ पे एक्चुअल में नहीं कर रहे हैं। तो जो सेविंग होती है वो किसके द्वारा की जाती है, जनरली डन बाय हाउस होल्ड। जो हाउस होल्ड होते हैं वो करते हैं, डन बाय हाउस होल्ड्स। और इन्वेस्टमेंट तो क्या कौन करता है, जो फर्म्स, जिनकी फर्म्स है, जो बिजनेस कर रहे हैं, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, जनरली डन बाय जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, वही करता है। जो इन्वेस्टमेंट है वो तो बिजनेसमैन ही करेगा। तो अपन इसको, जो यहाँ पे जो सेविंग करता है अपन उसको क्या बोलते हैं, सेवर। और उसको क्या बोलेंगे, इन्वेस्टर। जो इन्वेस्ट करता है वो क्या होता है, इन्वेस्टर। और जो सेविंग कर रहा है, जो सेव कर रहा है, वो क्या होता है, वो होता है सेवर। और जो यहाँ पे अमाउंट होती है, अमाउंट ऑफ द सेव, तो सेविंग अपन कैसे करते हैं, मतलब कि जैसे मेरी इनकम है 1000, तो उसमें से मेरा कंजम्पशन है 800 प्लस 200, नेक्स्ट में मेरी और इनकम इंक्रीज हो रही है तो मैं और ज़्यादा सेव कर रही हूँ। तो ये क्या होती है, स्मॉल अमाउंट, इज द स्मॉल। और जो यहाँ पे अमाउंट होती है, अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, वो क्या होती है, लार्ज होती है। अगर अपन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें एक साथ ही सारी चीज़ें चाहिए थी, हमें लेबर भी चाहिए होंगे, हमें मशीनरी भी चाहिए, क्योंकि हमें लैंड भी चाहिए, बिल्डिंग भी चाहिए। तो जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है। और जो यहाँ पे इनका मोटिव होता है सेव करने का, यहाँ पे लिख रही हूँ, आई रब, तो इनका जो मोटिव होता है सेव करने का, जो एक हाउस होल्ड होता है वो क्यों सेव करता है अपनी अमाउंट को, तो कभी भी कोई अनसर्टेनिटी हो गई, अगर अनसर्टेनिटी हो गई तो अपन अपनी सेव की अमाउंट से अपन यूज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो हाउस होल्ड होते हैं वो क्या करते हैं, सेव करते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो सेविंग होती है, सेविंग किस पे डिपेंड होती है, सेविंग डिपेंड्स ऑन इनकम। इनकम को अपन किससे प्रेजेंट करते हैं, वाई से। तो अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हमारी सेविंग भी ज़्यादा होगी, अगर हमारी इनकम डिक्रीज हो रही है तो हमारी सेविंग भी कम हो रही है। तो सेविंग डिपेंड्स ऑन इनकम। और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो किस पे डिपेंड होती है, अपन ने अभी भी देखा, इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स। One is the marginal efficiency of investment, MEI, and other one is the rate of interest. तो ये क्या हो गई हमारी एक्स एंटे सेविंग और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। हमारा यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, वो था हमारा फर्स्ट वन एक्स एंटे सेविंग और एक्स
एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। तो हमारा यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, सेकंड कॉन्सेप्ट एक्स पोस्ट सेविंग और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो एक्स एंटे सेविंग की क्या थी, एक बार सेविंग करने से पहले प्लान कर रहे हैं उसको, और ये क्या होती है एक्स पोस्ट, मतलब कि अपन ने से मतलब कि इनको कर दिया है, अपन ने सेव और इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद में अपन कैलकुलेट कर रहे हैं इनको। तो ये क्या होती है, अपन ने इनको प्लान मतलब कि अपन को इनको अपन ने सेविंग कर ली और इन्वेस्टमेंट कर लिए, तो उसके बाद अपन कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या हो गई एक्चुअल सेविंग। अपन यहाँ पे इनको ये अलग अलग टाइप से लिख लेते हैं। दिस इज द एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या होती है एक्चुअल, ये क्या है एक्चुअल सेविंग, मतलब जितनी आपने सेविंग की अपन उतनी ही मतलब कि कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये क्या होगी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। मतलब अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने प्लान की थी, मतलब मेरी एक्स एंटे सेविंग थी 10,000, फिर मैंने क्या कर दी, फिर मैं पता नहीं, फिर मेरी इनकम एकदम से इंक्रीज हो गई, मैं किसी ऐसी कंपनी में काम जहाँ पे मेरे को पीएफ मिल गया, तो फिर मैं क्या कर रही हूँ सेविंग मेरे इंक्रीज हो गई, तो फिर मैं सेविंग इंक्रीज होगी, फिर मैं क्या कितनी सेविंग कर रही हूँ यहाँ पे 20,000 मैंने सेविंग कर ली है एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये क्या हो गई एक्स पोस्ट सेविंग। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एक्स पोस्ट सेविंग इज द सम टोटल ऑफ planned and unplanned saving। तो जो ये 2000 है ये क्या है मेरे लिए अनप्लान्ड सेविंग है, मतलब कि मैंने प्लान तो किया था 10,000, फिर क्या मेरी इनकम इंक्रीज हो गई, मुझे पीएफ मिल गया, तो मेरी क्या सेविंग इंक्रीज हो गई, तो ये क्या होती है अनप्लान्ड सेविंग। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई एक्स पोस्ट सेविंग इज द सम टोटल ऑफ प्लान्ड एंड अनप्लान्ड सेविंग। एंड इसकी भी सेम ही है, सम टोटल ऑफ planned and unplanned investment। तो ये क्या होगी, ये भी सेम है कि मैंने मतलब कि मैंने प्लान किया था 10,000 इन्वेस्टमेंट करने का, फिर मैंने इन्वेस्ट कर दिया 20,000, तो ये जो 2,000 है वो मेरे लिए क्या अनप्लान्ड है, लेकिन ये किस में आते हैं एक्स पोस्ट में, क्योंकि ये जो 12,000 है ये क्या मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो दिस इज द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। हमने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट पढ़े, वन इज द एक्स एंटे सेविंग और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। तो जो एक्स एंटे होता है वो क्या होता है प्लान्ड होता है। सेकेंड वन इज द एक्स पोस्ट सेविंग और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, वो क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं हमारे एक्चुअल, जो अपन ने सेविंग जितनी की है दिस इज द एक्चुअल सेविंग और दिस इज द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। तो हमारा एक और नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो अपन देखते हैं दोनों के दोनों क्या होते हैं। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट, सो फर्स्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि 100% एम्प्लॉयमेंट एंड 0% इन एम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि 100% एम्प्लॉयमेंट एंड 0%, इसका मतलब होता है कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिल रहा है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, हु आर विलिंग टू वर्क, मतलब कि जो लोग काम करना चाह रहे हैं, हु आर विलिंग टू वर्क, मतलब जो लोग काम करना चाह रहे हैं, हु आर विलिंग टू वर्क एंड गेटिंग द वर्क, एनी डिफिकल्टीज, मतलब कि जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनको काम मिल रहा है, गेटिंग द वर्क एनी
एनी डिफिकल्टीज, मतलब कि उनको काम मिल रहा है बिना किसी डिफिकल्टीज के, मतलब कि गेटिंग द वर्क, अपन यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टीज। विदाउट एनी डिफिकल्टीज, इसका मतलब क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनको काम मिल रहा है, मतलब बिना किसी परेशानी के, तो दिस इज द फुल एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, फुल एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू 100% एम्प्लॉयमेंट। एंड 0% अनएम्प्लॉयमेंट। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। तो दिस इज द नो, इसका मतलब ये नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो रहा है? जो काम करना चाह रहे हैं उनको काम मिल रहा है। यहाँ पे मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किसकी वजह से होती है? 2 टाइप्स की, फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। जो ये फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट होती है वो किसके कारण होती है? चेंज इन द, ड्यू टू चेंज इन जॉब। एंड यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल होती है वो किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पे 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। यहाँ पे जो काम करना चाह रहे हैं उनको काम मिल रहा है, बाकी जो नहीं काम करना चाह रहे हैं उनको कोई काम, मतलब कि जो काम करना ही नहीं चाह रहे उनको काम कैसे मिल सकता है? तो दिस इज, मतलब कि अपन उनको अनएम्प्लॉयमेंट में कंसिडर नहीं करेंगे जो काम करना ही नहीं चाह रहे। तो दिस इज इंक्लूडेड फॉर ओनली हु आर विलिंग टू वर्क एंड गेटिंग द वर्क विदाउट एनी डिफिकल्टीज, मतलब कि जो काम करना चाह रहे हैं और उनको काम मिल रहा है विदाउट एनी डिफिकल्टीज। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, जो काम करना चाह रहे हैं उनको काम मिल रहा है। सो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये कैसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है? अनएम्प्लॉयमेंट को हिंदी में बोलते हैं बेरोजगारी, मतलब कि जिनको कोई काम नहीं मिल रहा है या जो काम नहीं कर रहे हैं वो क्या होते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। जो ऐसे ही बैठे हैं उनके पास कोई काम नहीं है, दिस इज कॉल्ड द अनएम्प्लॉयमेंट। तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? हु आर विलिंग टू वर्क, मतलब कि जो लोग काम तो करना चाहते हैं बट नॉट गेटिंग द वर्क। तो जो हमारी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है वो कैसी अनएम्प्लॉयमेंट है कि यहाँ पे लोग तो काम करना चाह रहे हैं, मतलब कि हम चाह रहे हैं कि हमारे पास काम हो, लेकिन हमें कोई काम ही नहीं मिल रहा है। इन द सर्च ऑफ द वर्क, बट हमें कोई काम ही नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार की जो इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट अपन उसको क्या बोलेंगे? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। और सेकंड जैसे आ सकता है कि वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है कि हमारे पास काम तो, बट अपन खुद अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करना चाह रहे क्योंकि अपन को आदत हो गई है आराम करने की। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं वर्क आर अवेलेबल बट जो, लेकिन यहाँ पे क्या, वर्क तो अवेलेबल है लेकिन अपन ही काम नहीं करना चाह रहे। तो बट पीपुल आर नॉट विलिंग टू डू। तो ये 2 टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट है। फर्स्ट वन इज द इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कि अपन काम करना चाह रहे हैं लेकिन हमें काम ही नहीं मिल रहा है। और सेकंड वन इज द वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कि हम काम तो करना चाह रहे हैं, मतलब कि हमें काम तो मिल रहा है बट हम काम करना ही नहीं चाह रहे। दिस इज कॉल्ड द वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। बट ये दोनों के दोनों ही अनएम्प्लॉयमेंट है कि यहाँ पे दोनों के दोनों ही काम नहीं कर रहे क्योंकि इसको काम मिल नहीं रहा है और यहाँ पे ये काम कर नहीं रहे। तो दिस इज द
बोथ आर द अनएम्प्लॉयमेंट। सो बस आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।